जय हिंद बच्चों, हम आशा करते हैं आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बच्चों कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था पुस्तक से अध्याय 2 पढ़ेंगे बच्चों। प्रवास। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। आप साधारण भाषा में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और सभी बच्चे अपने घरों में अपने परिवार के साथ प्रवास करते हैं। प्रवास के प्रकार क्या है, प्रवास के कारण क्या है और प्रवास के परिणाम क्या होते हैं, ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। गमनागमन अधिक से अधिक वैश्विक प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहरों, छोटे शहरों से बड़े शहरों और एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। भारत देश में मध्य और पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया से आने वाले प्रवासियों का साक्षी रहा है। भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकार बसने का इतिहास है। भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप के देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रवास करते रहे हैं। भारतीय प्रसार। उपनिवेश काल, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का शासन था, तब के दौरान अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरिबियन द्वीपों, ट्रिनिडाद, टोबैगो, गुयाना, फिजी और दक्षिणी अफ्रीका फ्रांसीसियों और जर्मनों द्वारा रियूनियन द्वीप, गुआडेलोप, मार्टिनिक, सूरीनाम, फ्रांसीसी और डच लोगों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और द्वीप से अंगोला, मोजाम्बिक और अन्य देशों में करारबद्ध लाखों श्रमिकों को रोपण कृषि से काम करने के लिए भेजा जाता था। व्यवसायियों, शिल्पियों, व्यापारियों और फैक्ट्रियों में मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देशों थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई इत्यादि देशों में व्यवसाय के लिए गए और यह प्रवृत्ति अब भी जारी है और भारत के लोग हमेशा यहाँ व्यवसाय के लिए जाते रहते हैं। लेकिन सन 1970 के दशक में पश्चिमी एशिया में हुई सहसा तेल वृद्धि द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत से अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का नियमित बाह्य प्रवास शुरू हो गया। प्रवास को 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना प्रारंभ कर दिया गया था। सन 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया था और उसमें 2 घटक अर्थात जन्मस्थान अर्थात गांव या नगर या जहां भी उसने निवास की उस अवधि में सम्मिलित किए गए हैं। 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि को भी सूचना में समाविष्ट किया गया। जनगणना के प्रवास। क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है? यदि नहीं, तब जन्म के स्थान की मतलब वो गांव में पैदा हुआ या नगर में की स्थिति, जिले और राज्य का नाम। यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश का नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है? यदि हाँ, तो निवास के पूर्व स्थान के स्तर मतलब वो किस स्थान का था, नगर का था कि गांव का, जिले आदि, राज्य का नाम। यदि बाहर का है तो देश का नाम। ये ऐसे प्रश्न पूछकर इनकी तालिका संकलित की जाती है। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है बच्चों। एक, जन्म स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे जीवन पर्यंत प्रवासी ही का नाम दिया जाता है। दूसरा, निवास का स्थान। यदि निवास का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप से ही जाना जाता है। प्रवास की धाराएं। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। पहली धारा है ग्रामीण से ग्रामीण, गांव से गांव की ओर। दूसरी है ग्रामीण से नगरीय। तीसरी नगरीय से नगरीय और चौथी है नगरीय से ग्रामीण।
इस धारा में स्त्री प्रवासी जो है वो मुख्य थे। इनमें से अधिकांश विवाह उपरांत प्रवासी हो जाती हैं। दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुष सर्वाधिक प्रवास करते हैं। आंतरिक प्रवास की धाराओं में अतिरिक्त प्रवास भारत के पड़ोसी देशों से उत्प्रवास और उन देशों की ओर भारत से उत्प्रवास भी हुआ है। इनमें 96% पड़ोसी देशों से आए हैं। बांग्लादेश से 30 लाख, इसके बाद पाकिस्तान से 9 लाख और नेपाल से 5 लाख। इनमें तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, इनसे भी शरणार्थी सम्मिलित होते हैं। प्रवास में स्थानिक भिन्नता। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते रहते हैं। अप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र का सूची में प्रथम स्थान है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आते हैं। उत्तर प्रदेश 26 लाख और बिहार 17 लाख। ये वो राज्य है जहाँ से उत्प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। नगरीय समूहों में से बृहद मुंबई में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए। राज्य प्रवासों का भाग सर्वाधिक है। यह अंतर मुख्य रूप से राज्य के आकार के कारण है जिसमें ये नगरीय समूह स्थित है। प्रवास के कारण बच्चों कि किन किन कारणों से मनुष्य प्रवास करता है। लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म स्थान और निवास स्थान को छोड़ देते हैं और इसके विविध कारण हो सकते हैं। जैसा पहला है प्रतिकर्ष कारक, जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़ाने का कारण बनते हैं, और दूसरा है अपकर्ष कारक, जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। बाढ़, सूखा, चक्रवातीय तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष कारण पैदा करते हैं। अपकर्ष कारक, जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना, अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन मिलना, शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपकर्ष प्रवास के कारक हैं। पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न भिन्न हैं। उदाहरण के तौर पर काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण हैं, जिसमें 38% लोग पुरुष जो है वो प्रवास करते हैं, जबकि यही कारण केवल 3% स्त्रियों के लिए लागू है। इसके विपरीत 65% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर चली जाती है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन मेघालय इसका अपवाद है, जहां पर स्थिति इससे उलट है। यहाँ पर स्त्रियां जो है वह प्रवास नहीं करती, पुरुष विवाह के बाद स्त्री के घर पर प्रवास करते हैं। इन विवाहों की तुलना में पुरुष प्रवास केवल 2% ही होता है। प्रवास के परिणाम, इतना अधिक प्रवास होता है, उसका क्या परिणाम होता है? प्रवास क्षेत्रों पर अवसरों के असमान वितरण का कारण होता है। लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थानों से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनांगीय संदर्भों को भी इस प्रवास का कारण में देखा जाता है। आर्थिक परिणाम, उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेश विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। सन 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से
हुंडियों के रूप में 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी है, किंतु यह उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋण की अदायगी, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा, कृषि निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए हुंडियाँ जीवनदायक रक्त का काम करती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त बच्चों, अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों या स्लम का विकास सबसे अधिक हो गया है और अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम हो गया है। जनांकीय परिणाम: प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा आयु कुशल एवं दक्ष होने का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना पर गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। सामाजिक परिणाम: प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। बच्चों, नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर वितरण इन्हीं के माध्यम से होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतः मिश्रण होता है। पर्यावरणीय परिणाम: अब पर्यावरण पर यह प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। इससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियों और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण नगर भौमजल के अवक्षय, वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। अन्य प्रवास: विवाहजन्य प्रवास को छोड़कर स्त्रियों के जीवन में स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती है, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है, किंतु उनकी सुबेद्धता में बढ़ोतरी होती है। स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हुंडियाँ प्रवास के प्रमुख लाभ है, तो मानव संसाधन विशेष रूप से कुशल लोगों का हास और उसकी गंभीर लागत है। उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है और सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं गरीब प्रदेशों से उच्च प्रशिक्षित व्यावसायिकों को सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही है और भर्ती कर रही है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में किन किन कारणों से किन राज्यों में सबसे अधिक प्रवास हुआ है तथा प्रवास के परिणाम क्या होते हैं, जिसका हम उन समस्याओं का सभी को सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि आपको यह अध्याय कुछ मात्रा में समझ में आ गया होगा, लेकिन अध्याय को अच्छे से समझने के लिए अभ्यास के प्रश्न करना बहुत ही आवश्यक है। इसके माध्यम से आप देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार के प्रवास होते हैं। प्रश्न दूसरा है हमारा, प्रवास के कारण लिखिए।
अगला प्रश्न है बच्चों, प्रवास के क्या क्या परिणाम होते हैं। आपको इसमें समस्याएं लिखनी है कि नगरों में इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं होती है, या गाँवों में, या जिस भी जगह पर प्रवास की मात्रा अधिक बढ़ती है उसका क्या परिणाम होता है। प्रश्न चौथा है बच्चों कि भारत के मानचित्र में अत्यधिक प्रवास चार नगर दर्शाइए। तो आपको मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली को दर्शाना है, जहां लोग सबसे अधिक आकर्षित होते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रवास को प्रभावित करने वाले 4 कारण, किस कारण से व्यक्ति प्रवास करते हैं। इस प्रकार बच्चों यह अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और वीडियो के माध्यम से अपनी अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से कर रहे होंगे। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।